हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोहन राकेश द्वारा लिखित आषाढ़ का एक दिन के तृतीय अंक का सारांश। बच्चों ध्यान से सुनना है और अगर आप तीनों अंक की स्टोरी देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे करने में सक्षम हो जाएंगे। पहले मैं अंक 1 और 2 की संक्षेप में स्टोरी बताता हूं 1 मिनट में। आइए शुरू करते हैं नाटक। नाटक के प्रथम अंक में कालिदास, मल्लिका व अंबिका की विशेष भूमिका है, जो हिमालय में स्थित एक गांव में रहते हैं। कालिदास अपनी साहित्य साधना में रत हैं। मल्लिका से उनका प्रेम संबंध है। कालिदास की रचनाओं के कारण उसे उज्जैनी के दरबार में सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पहले वो जाना नहीं चाहता, लेकिन मल्लिका के आग्रह पर वो चला जाता है। दूसरे अंक में हम देखते हैं कि कालिदास की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी है। उसका विवाह सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विदुषी कन्या प्रियंगु मंजरी से हो जाता है। इधर मल्लिका की स्थिति दिन प्रतिदिन और अधिक दयनीय होती जाती है। उसका घर अत्यधिक जर्जर हो चुका है। मां अंबिका 2 वर्ष से बुखार से पीड़ित है। तभी उसे सूचना मिलती है कि राजदुहिता अर्थात कालिदास की पत्नी प्रियंगु गांव में आ रही है। प्रियंगु उनसे मिलती है। वह उनके घर की दशा देखकर उसे रेनोवेशन अर्थात परिसंस्कार की बात कहती हैं कि वह इस घर का पुनर्निर्माण करा दे तथा मल्लिका को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। लेकिन मल्लिका सभी प्रस्ताव बड़ी विनम्रता से ठुकरा देती है। जब मल्लिका को पता चलता है कि जिसकी याद में वह दिन रात बैठी है और वापस आने की राह देख रही है, वो तो गांव में आकर भी उससे मिलने नहीं आया, तब वो पूरी तरह टूट जाती है। उसकी मां अंबिका अपनी व्याकुल बेटी को सहारा देती है। अब बेटे अंक 3 की शुरुआत करते हैं। अंक 3 में आषाढ़ का एक दिन है और मातुल प्रवेश करता है, यानी कालिदास का मामा। वह मल्लिका के घर में आया और चूल्हे की ओर देखकर मल्लिका से कहता है कि उसने घर की क्या दशा कर दी है। मां के न रहने से सारा घर अव्यवस्थित हो गया है। उसने प्रियंगु मंजरी द्वारा भेजे वस्त्र व स्वर्ण मुद्राएं भी लौटा दी। घर का परिसंस्कार करवाने से भी मना कर दिया। ऐसा क्यों किया? मल्लिका कहती है कि उसे उसकी आवश्यकता नहीं थी। वो मल्लिका को बताता है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं और सुना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। लोगों से यह भी पता चला है कि वो उज्जैनी नहीं गया, उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। यद्यपि मल्लिका को इस पर विश्वास नहीं होता, तो भी ऐसा मातुल ने उसे बताया तो उसने सुना। मल्लिका अपने आप में बड़बड़ा रही है, अपने आप से कुछ बातें कर रही है और कालिदास की सोच में बैठी है। तभी मेघ गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है और छत बिछत अवस्था में कालिदास का प्रवेश होता है। मल्लिका जलवत उसे देखती रहती है। कालिदास कहते हैं कि उन्हें न पहचानना स्वाभाविक है, क्योंकि वह पहले जैसा नहीं रहे। आज तो वह स्वयं को भी नहीं पहचानते, पर वह भी पहले जैसी नहीं रह गई, बदल गई है। यानी कालिदास अपने विषय में तो कहते ही हैं कि मैं बदल गया हूं और साथ साथ कहते हैं कि तुम भी बदल गई हो। मल्लिका को कालिदास का आना एक स्वप्न जैसा लग रहा है, एक सपने जैसा लग रहा है। कालिदास मल्लिका को बताते हैं कि बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद वो यहाँ आए हैं। सत्ता का मोह छूट गया है। कश्मीर में लोग सोचते हैं कि उन्होंने संन्यास ले लिया है, पर वे केवल मात्र गुप्त के शरीर से मुक्त हुए हैं, अर्थात राजा के शरीर से मुक्त हुए हैं। उन्हें यहाँ की एक एक वस्तु का स्मरण है। मल्लिका की आंखों का रूप उनकी स्मृति में आज भी जीवित है।
कालिदास मल्लिका से ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपने संबंध में सोचा और इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि अंबिका ठीक कहती थी कि उसके यहाँ से न जाने की इच्छा का एक कारण यह था कि उन्हें अपने पर विश्वास नहीं था। कालिदास जाते समय कश्मीर जाते समय कालिदास इस प्रदेश से होकर नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं, घाटी व प्रकृति उनसे मूक प्रश्न करेंगी, लेकिन यहाँ आकर उन्हें अपने से ही उदासीनता होने लगी, क्योंकि यहाँ के लोग उनके आने पर उत्सव मनाने लगे। यानी कालिदास उससे न मिलने आने का कारण बहुत ही बारीकी से उसे समझाता है और कहता है वो नहीं चाहते थे कि मल्लिका का सामना करना पड़े, उसकी आंखें उन्हें विचलित करें, ऊपर से दूसरे लोग भी उसके विषय में क्या कहेंगे। वो यही सोचकर यहाँ से चले गए कि एक कल ऐसा अवश्य आएगा जब वह अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकेंगे। पर वह कहते हैं कि आज यहाँ आकर व्यर्थता का बोध हो रहा है, क्योंकि यह द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। इस सत्य पर विचार नहीं किया गया। कालिदास मल्लिका को बताते हैं कि उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल जैसा ग्रंथ यहाँ की पृष्ठभूमि तथा यहाँ के जीवन के संचय के आधार पर लिखा। कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम में मल्लिका ही उनकी उमा, यक्षिणी और शकुंतला है। यानी कुमार संभव में जो उमा है वह मल्लिका है, मेघदूत में जो यक्षिणी है वो मल्लिका है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में जो शकुंतला है वो मल्लिका है। उन्होंने अपने और मल्लिका के जीवन के इतिहास को ही इन रचनाओं में दोहराया है। रघुवंश में अज का विलाप उन्हीं की वेदना की अभिव्यक्ति है। वो चाहते थे कि मल्लिका इन्हें पढ़े, लेकिन जब उन्हें मल्लिका से मालूम होता है कि उसने उज्जैनी के व्यवसायियों से, उज्जैनी के व्यापारियों से ये प्रतिलिपियां मंगवाई हैं, तब कालिदास दुखी मन से कहते हैं कि उन्हें वर्षों पहले ही यहाँ लौट आना चाहिए था, ताकि वह सब लिख पाते जो आज तक नहीं लिख पाए, जो बादलों की तरह उनके भीतर ही भीतर घुमड़ रहा था लेकिन बरस नहीं पाया। कालिदास आसन पर रखे ग्रंथ को उठाकर देखते हैं, जिसे मल्लिका ने अपने हाथ से बनाकर सिला था, ताकि वह उन पृष्ठों पर एक महाकाव्य की रचना करे। कालिदास पन्ने पलट कर देखते हैं, कई जगह उन पृष्ठों पर मल्लिका के गिरे हुए आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। वो कहते हैं कि आज से पृष्ठ कोरे नहीं रह गए हैं, इनमें तो महाकाव्य की रचना हो गई है, इन पर अब नया कुछ नहीं लिखा जा सकता। जब मल्लिका की ओर मुड़कर देखते हैं कि इसमें आगे भी जीवन शेष है, फिर से जीवन आरंभ किया जा सकता है, अथ से जीवन आरंभ किया जा सकता है, अर्थात कहते हैं कि दोबारा हम लोग अपना प्रेम शुरू कर सकते हैं। तभी अंदर से बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मल्लिका भीतर चली जाती है और कालिदास आश्चर्य में पड़कर उसे जाते देखते हैं। मल्लिका से पूछते हैं कालिदास कि यह रोने की आवाज किसकी है। मल्लिका कहती है यह उसका वर्तमान है। तभी दरवाजे पर कीचड़ से सने हुए विलोम का प्रवेश होता है और वह अनर्गल बातें, फालतू की बातें बोलने लगता है, लेकिन सामने कालिदास को देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। वो कहता है, उसे वो जाना पहचाना चेहरा लगता है। वह कहता है कि परिचित आकृति होते हुए भी वो उसे पहचान नहीं पाया। कालिदास से पूछता है कि क्या वह उसे पहचानता है। इस पर कालिदास उत्तर देते हैं कि आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। विलोम कालिदास की आवाज को पहचान कर कहता है कि उसे भी कालिदास से मिलने की इच्छा थी। यह कहकर वह उसको गले लगाना चाहता है। मल्लिका से कहता है कि विलोम, इस घर में अब अयाचित अतिथि नहीं है।
मल्लिका से कहता है कि विलोम, इस घर में अब अयाचित अतिथि नहीं है, वह अधिकार से यहाँ आता है और कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। यानी वह बता देता है कि अब एक तरीके से मल्लिका पर तुम्हारा नहीं, मेरा अधिकार हो गया है। वो मल्लिका से कहता है कि उसने अब तक कालिदास के आतिथ्य की तैयारी नहीं की। फिर कालिदास की ओर मुड़कर कहता है कि उसने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा, उसकी आंखें हरिम शावक से कम सुंदर नहीं है। वो देखकर बताए कि बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या। यानी एक तरीके से वो कालिदास को इशारा करता है, कालिदास को बताता है कि जो मल्लिका की बेटी है उसका पिता मैं ही हूं। मल्लिका हाथों से मुंह छिपाए आसन पर बैठती है और विलोम कालिदास के पास जाता है। कालिदास उसे जाने को कहते हैं। उत्तर में विलोम हंसते हुए कहता है, इस घर से चला जाऊं या गांव से? सुना है कि शासन बहुत बली होता है। आज तुम्हें वर्षों से छोड़ी यह भूमि अपनी प्रतीत होने लगी है। अर्थात वर्षों से छोड़ी हुई यह मल्लिका तुम्हें अपनी अच्छी लगने लगी है। तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं? मैं चला जाता हूं, इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, बल्कि इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना ही चाहिए। जाते जाते मल्लिका से कहता है कि कालिदास के आतिथ्य में कोई कमी ना आ जाए। कालिदास झरोखे के पास जाते हैं और पुराने समय में खो जाते हैं। वो कहते हैं, आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, घाटी में मेघ घिरे हुए थे। वह आहत हरिण शावक को उठाकर लाए थे। मल्लिका ने उसका उपचार किया था। कालिदास प्रकृति में खो जाते हैं। वो कहते हैं, हवा में वही नमी है, वातावरण में भी वैसी ही ध्वनियां हैं, वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, हृदय वही है जिसमें आवेश जागता है। और आसन के पास से ग्रंथ उठा लेते हैं। कहते हैं, यह कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका पूछती है कि क्या वह फिर अथ से प्रारंभ करना चाहते हैं, अर्थात क्या फिर से प्रेम की शुरुआत करना चाहते हैं। वास्तव में मल्लिका अब भी मन ही मन कालिदास को ही अत्यधिक प्रेम कर रही थी और उससे दोबारा फिर प्रेम की बात कर रही थी। कालिदास कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि वह अथ से प्रारंभ करना चाहते हैं, पर अब यहां पर कह के रुक गए। कालिदास ने कहा कि मैंने तो स्वयं ही बोला था कि मैं अथ से प्रारंभ करना चाहता हूं, प्रेम की शुरुआत करना चाहता हूं। पर का मतलब है कि लेकिन यहाँ आपकी जो बच्ची है ये किसी अन्य की संतान है, तो अब हमारा आपका प्रेम आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा साइलेंट रूप में, ऐसा मौन रूप में कालिदास जी बोलते हैं। जो उन्होंने सेंटेंस में केवल लिखा कि पर, अत से शुरुआत करना चाहते हैं, अत से आरंभ करना चाहते हैं, पर समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि तभी बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मल्लिका भीतर चली जाती है। इसी का इशारा कालिदास ने पहले किया। पर मतलब बच्ची। कालिदास ग्रंथ आसन पर रखते हुए कहते हैं, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास झरोखे के पास चले जाते हैं। बाहर बिजली चमक रही है, मेघ गरज रहे हैं, बरसात होने लगती है। वो ग्रंथ को उठाकर देखते हैं, फिर वहीं रख देते हैं। भीतर की ओर एक नजर डालते हैं, फिर बाहर से दोनों दरवाजे मिलाकर, अर्थात दोनों दरवाजे बंद कर चल देते हैं। कुछ समय बाद मल्लिका बच्ची को अपने सीने से लगाए हुए, अपने बच्चे से लगाए हुए आती है। कालिदास को न देखकर झरोखे के पास जाती है और दरवाजे खोलती है। वो बाहर को पैर बढ़ाती है, पर बच्ची को बाहों में देखकर, ये देखकर कि बाहर को पैर बढ़ाऊंगी तो बरसात है, छोटी बच्ची मेरे साथ है, वो रुक जाती है और टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है। बच्ची को और साथ सटाकर रोती हुई उसे चूमने लगती है। बिजली चमक रही है और बादलों की गर्जना सुनाई देती है। कालिदास मल्लिका के जीवन की सच्चाई जानकर उसे भाग्य के सहारे छोड़कर चले जाते हैं। यही नाटक का
इतिश्री हो जाता है, यही नाटक समाप्त हो जाता है। बेटा मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश की है। तीनों अंक अगर आप देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप न कर पाएं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।